दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम अपने मूल अधिकारों की कड़ी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 12 से 35 का क्विक रिवीजन करेंगे और 33, 34 और 35 जो आर्टिकल बचे हुए हैं उनको एक बार देखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। जैसा हमें पता है कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और 14 से 32 में के बीच मूल अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। जैसे हमने पहले बात की हुई है कि आर्टिकल 12 और 36 में, ठीक है। डीपीएसपी का जो पहला आर्टिकल है 36, दोनों में राज्य की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों की रक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, पुरानी विधि और नई विधि दोनों के संबंध में। और इसमें एक शब्द आता है ग्रहण का सिद्धांत, जिसका संबंध है पुरानी विधि यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की विधि, ठीक है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार, ठीक है। पहला अधिकार 14 से 18। 14 में रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसमें दो शब्द आते हैं, विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का संबंध ब्रिटेन से और विधि का समान संरक्षण का संबंध है यूएसए, अमेरिका से, ठीक है। इन दोनों शब्दों का हमें ध्यान रखना है। और इसको अब हम अभी जोड़ेंगे आर्टिकल 21 से। कुछ कन्फ्यूजन होता है कई बार, तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 में दो शब्द आते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों में विधि शब्द आ रहा है तो कन्फ्यूजन होना वाजिब है। तो हमें देखना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक उल्लेख है और स्थापित प्रक्रिया, और एक है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसका संबंध है जापान से, ठीक है, जापान से। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का एक बार फिर यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध है। तो अमेरिका दोनों जगह आया है, ठीक है। विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक प्रक्रिया। और 14 में एक जगह तो आ रहा है विधि के समक्ष समता ब्रिटेन आ रहा है, और यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जापान आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी बिगिनर्स है तो उन्हें ध्यान रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो शब्दों का अर्थ और उनका संबंध किस देश से वो ध्यान रखना है। क्या पता ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा प्रश्न आए जिसमें 4 ऑप्शन हो और चारों का मिलान करना हो, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 14 के बाद में 15 और 16 को हम एक बार साथ देखते हैं। मोटे रूप में हम देखेंगे आर्टिकल 14 का मोटे शिक्षा में आरक्षण से संबंध है 15 का, और 16 का संबंध है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और आर्टिकल 15(5) शिक्षा में आरक्षण से संबंधित है, और सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रावधान है 16(4). यहाँ ये ध्यान रखना है, नए अब इसमें संशोधन हो गया है, नई चीज़ जुड़ गई है। एक तो 15(6) और 16(6), जिसका संबंध ईडब्ल्यूएस के आर्थिक आरक्षण से संबंध है, ठीक है। 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत। 17 मतलब खतरा, और खतरा क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध बन गया है, ठीक है, और एक पूर्ण अधिकार है, ठीक है। 18 उपाधियों का अंत। इसमें उल्लेख है कि राज्य सिर्फ सेना और शिक्षा के सिवा दूसरी कोई भी उपाधियाँ प्रदान नहीं करेगा, आर्टिकल 18। तो 14 से 18 हो गया समानता का अधिकार। नेक्स्ट है 19 to 22। इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और 19 में क्या है? 19 में है विचार प्लस अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति सहित 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है आर्टिकल 19 में।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक स्वतंत्रता, जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी संपत्ति अर्जित करने की, वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। और एक 31 में संपत्ति का अधिकार था जो रिमूव हो गया है। तो कहीं भी क्वेश्चन आए संपत्ति के अधिकार और संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता का, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 19 और 31 अब मौजूद नहीं है, अभी प्रावधान नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 20 और 22, आर्टिकल 20 और 22 को हमने साथ में पढ़ा था। 20 में है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। और आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। कन्फ्यूजन होता कई बार कि निवारक गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण कहाँ पर है और दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण कहाँ पर है। तो दोष सिद्धि होती है न्यायालय में और गिरफ्तारी होती है पुलिस के द्वारा। तो आमतौर पर पहले पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर न्यायालय में व्यक्ति को ले जाया जाता है, अपराधी को। तो पहले पुलिस और फिर न्यायालय, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यह न्यायालय आ रहा है आर्टिकल 20 में और पुलिस आ रही है आर्टिकल 22 में। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर 21, ठीक है, अभी हमने देखा था। 21 में व्यक्तिगत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन का अधिकार, जो कि सबसे ज़्यादा विस्तृत है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी सबसे अधिक व्याख्या की गई है। आर्टिकल 21, इसमें 2 शब्द आए थे और हमने इसको आर्टिकल 14 से इसको मिला के समझा था, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन का अधिकार, ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हो गया, तीसरा अधिकार है शोषण या उत्पीड़न के विरुद्ध, या उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। 23 में है मानव दुर्व्यापार, बलाश्रम, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। जिसमें दास प्रथा भी आती है, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, इन सब का प्रतिबंध या इन सबको प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का या बच्चों का किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में नहीं लगाया जाना या उसके विरुद्ध संरक्षण। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में नहीं लगाया जाएगा। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि 6 से 14 वर्ष वाला प्रावधान 23 में है, 24 में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, 24 और 14, 14 और 24 इसको कनेक्ट कर लेना है। 10 का डिफरेंस है, तो 6 से 14 वर्ष संबंधी प्रावधान किसमें, आर्टिकल 24 में, ठीक है। तो दो प्रावधान हो गए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान 2 है, धार्मिक संबंधी प्रावधान 4 है, ठीक है, 25 से 28। 25 में क्या है, अंतःकरण, अभिव्यक्ति, आचरण और प्रचार के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 25 में। 26 में क्या है, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और कार्यक्रमों का, धार्मिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। 27 में टैक्स, राज्य किसी भी धर्म, विशेष धर्म के उत्थान के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। राज्य के द्वारा किसी भी विशेष धर्म के उत्थान के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 27 का संबंध है टैक्स से। 28 में क्या है, धार्मिक उपासना या धार्मिक कक्षा या कोई उपासना या प्रार्थना हो रही है, उसमें उपस्थित रहने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। उसे स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्र है कि उस प्रार्थना में भाग ले या नहीं ले। तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29 में, इसमें शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार है, ठीक है, 3, 4 और ये 5। आर्टिकल 29 और 30। 29 में उल्लेख है कि राज्य सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। और 30 में भाषाई
और धार्मिक अल्पसंख्यकों भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार हट गया, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। 32 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय से और 226 का संबंध है हाई कोर्ट से, ठीक है। हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है 226 के अंतर्गत। फिर जो बच गए थे आर्टिकल 33, 34, 35 को हम देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर 21 के अंदर, यहाँ पर एक 21A भी है, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 21A, ठीक है। अब 33, 34 और 35 में क्या है? 33 में है सैन्य बलों, पुलिस या गुप्तचर सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और 34 में सैन्य शासन या मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों में मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। 33 और 34 में दोनों में मूल अधिकारों में कटौती की बात की गई है, ठीक है। 33, 34 और 35 तीनों जुड़े हुए हैं। यहाँ मूल अधिकारों में कटौती की बात की गई है और ये कटौती कौन करेगा? संसद, राज्य विधायिका या विधानसभा नहीं। संसद को व्यक्ति के मूल अधिकारों में कटौती का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 35, तो 33, 34, 35 आपस में जुड़े हुए, इनको जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 12 से 35 तक आर्टिकल्स को देखा, समझा, इनके कन्फ्यूजन वाले शब्दों को और प्रश्नों को जाना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।